अनामिका ने कपड़े ड्राई क्लीनर को देने के लिए अलमारी खोली, क्योंकि सुबह ही दीपक बोल कर गया था कि माँ ठंड शुरू हो गई है, मेरे कुछ स्वेटर और जैकेट निकाल देना। कपड़े समेटते हुए उसकी नज़र कुचड़ मुचड़ कर रखे शॉल पर पड़ी। उसने खींचकर उसे सेल्फ से निकाला। हल्के क्रीम कलर के पश्मीना के चारों ओर सुंदर कढ़ाई का बॉर्डर बना था। गहरे नारंगी और मोजेंटा रंग के धागों से चिनार के पत्तों का पैटर्न। शॉल के ठीक बीचों बीच गहरा दाग लगा था, शायद चटनी या सब्जी के रस का था, जो बहुत भद्दा लग रहा था। ये वही शॉल था जो उसने कुछ साल पहले कश्मीर एम्पोरियम से बड़े शौक से खरीदा था। प्योर पश्मीना था। दीपक की बहू को मुंह दिखाई पर दूंगी, तब उसने सोचा था, पर इतने महंगे शॉल का ऐसा हाल देखकर उसने माथा पीट लिया। हद होती है किसी भी चीज़ की। राधिका की इस तरह लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया। पिछले संडे एक रिश्तेदार की शादी थी, वहीं कुछ गिरा दिया होगा। खाना खाते वक्त दाग लगा सो लगा, पर महारानी से इतना भी नहीं हुआ कि ड्राई क्लीन को दे देती या घर आकर साफ ही कर लेती। तमीज नाम की चीज ही नहीं है इस लड़की में। कुछ तो कद्र करे किसी सामान की। ऐसा अल्हड़पन कब तक चलेगा? अनामिका बड़बड़ाती हुई किचन में आई। किचन में काम कर रही सुनीता को उन्होंने शाम के खाने के लिए क्या बनाना है ये बताया, और कपड़ों को ड्राइंग रूम में रखे दीवान के ऊपर रख दिया, और फिर हमेशा की तरह शाम के अपने नित्य काम में लग गईं। देर शाम दीपक और राधिका हमेशा की तरह हंसते बतियाते चुहल करते घर में दाखिल हुए। सुनीता कॉफ़ी राधिका ने आते ही आवाज़ दी और अपना महंगा पर्स सोफे पर उछालकर सीधे बाथरूम की ओर बढ़ गई। दीपक वहीं लगे दीवान पर पसर गया था। अनामिका टीवी पर कोई मनपसंद सीरियल देख रही थी, पर उसकी नज़रें राधिका पर ही थी। वो उसके बाथरूम से आने का इंतजार करने लगी। शॉल का दाग दिमाग में घूम रहा था। और माँ क्या किया आज? जुराबे उतारते हुए दीपक ने रोज की तरह माँ के दिन भर का हाल चाल पूछा। बेचारा कितना थक जाता है, बेटे की तरफ प्यार से देखते हुए उन्होंने सोचा, और किचन में अपने हाथों से उसके लिए चाय बनाने चली गईं। इस घर में बस वे दोनों ही चाय के शौकीन थे। राधिका को कॉफ़ी पसंद थी। राधिका फ्रेश होकर एक टी शर्ट और लोअर में दीपक की बगल में बैठकर कॉफ़ी के सिप लेने लगी। अनामिका उसकी तरफ देखकर थोड़े नाराज़गी भरे स्वर में बोली, राधिका ड्राई क्लीन के लिए कपड़े निकाल दिए हैं, सुबह ऑफिस जाते हुए दे देना। तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है, तो मैंने निकाल कर रख दिए। अनामिका ने जानबूझकर शॉल सबसे ऊपर दाग वाली तरफ से रखा था कि उस पर राधिका की नज़र पड़े। ठीक है माँ कहकर राधिका अपने मोबाइल में मैसेज पढ़ने में बिजी हो गई। उसने नज़र उठाकर भी उन कपड़ों की तरफ नहीं देखा। अनामिका कुनमुना कर रह गई। उसे उम्मीद थी कि राधिका कुछ नानुकुर करेगी कि नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगी, टाइम नहीं है, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा वगैरह वगैरह। पर यहाँ तो उसके हाथ से एक और वाक युद्ध का मौका निकल गया। हमेशा यही होता है उसके लाख चाहने के बावजूद। राधिका का ठंडापन और चीज़ों को हल्के में लेना अनामिका की शिकायतों की पोटली खुलने ही नहीं देता था। अनामिका उन औरतों में खुद को शुमार नहीं करना चाहती थी जो बहू से बहाने ले लेकर लड़ाई करे और बेटे की नज़रों में खुद मासूम बनी रहे। वो खुद को आधुनिक समझती थी, और यही वजह थी कि अपनी तरफ से वो कोई राई का पहाड़ वाली बात नहीं उठाती थी। वैसे भी कर्म में कुल जमा 3 प्राणी थे और चिक चिक उसे पसंद नहीं थी, पर कभी कभी वो राधिका की आदतों से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाया करती थी। अनामिका को घर में बहू चाहिए थी जो सलीके से घर बाहर की जिम्मेदारी संभाल सके, पर यहाँ तो मामला उल्टा था। ठीक है, उसने सोचा, अगर किसी को कोई परवाह नहीं तो मैं भी क्यों अपना खून जलाऊं। मैं भी दिखा दूंगी कि मुझे फालतू का शौक नहीं कि हर बात में इनके पीछे पड़ूं। इनकी तरह मैं भी, वो क्या कहते हैं, कूल हूँ। अपनी इकलौती संतान को लेकर हर माँ की तरह अनामिका के भी बड़े बड़े सपने थे। दीपक को जॉब मिली भी नहीं थी कि रिश्तेदारी में उसकी शादी की बातें उठने लगी। अनामिका खुद से कोई जल्दी में नहीं थी, पर कोई चाची, भाभी या पड़ोसिन दीपक के लिए किसी न किसी लड़की का रिश्ता खुद से पेश कर देती। अभी दीपक की कौन सी उम्र निकली जा रही है
जरा सेटल हो जाने दो, ये कहकर वो लोगों को टरकाया करती, पर दिल ही दिल में अपनी होने वाली बहू की एक तस्वीर उसके मन में बन चुकी थी। चांद सी खूबसूरत, गोरी पतली, नाजुक सी, सलीकेदार, जो घर में खाना पकाने से लेकर हर काम में हुनरमंद हो। अब ये सब थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं। वो तो ऐसी लड़की ढूंढ कर रहेगी अपने लाडले के लिए, लेकिन उसकी उम्मीदों के गुब्बारों को उसके लाडले ने ही फोड़ा था। एक दिन राधिका को घर लाकर उसे राधिका का इस तरह घर पर आना बहुत अटपटा लगा था, क्योंकि दीपक किसी लड़की को इस तरह से कभी घर लेकर नहीं आया था। वो बात अलग थी कि स्कूल कॉलेज के दोस्त झुंड बनाकर कभी कभार आ धमकते थे, जिसमें बहुत सी लड़कियां भी होती थी। अनामिका को कभी अखरता नहीं था दीपक के यार दोस्तों का आना, पर उसने अपने लिए कोई लड़की पसंद कर ली थी। ये बात अनामिका को सपने में भी नहीं आई थी। उसका बेटा अपनी माँ की पसंद से शादी करेगा, यही अनामिका को गुमान था। जिस दिन दीपक ने बताया कि वो अपनी किसी खास दोस्त को उससे मिलाने ला रहा है, वो समझकर भी अनजान बनने का नाटक करती रही। एक बार भी नहीं पूछा दीपक से कि आखिर इस बात का क्या मतलब है। उस दिन शाम को दीपक राधिका को अपनी बाइक पर बिठाकर घर ले आया। अनामिका ने कनखियों से राधिका को देखा। नहीं नहीं, उसके सपनों में बसी बहुरानी के किसी भी सांचे में वो फिट नहीं बैठती थी। आते ही नमस्ते आंटी बोलकर धम्म से सोफे पर पसर गई। राधिका लगातार च्युइंगम चबा रही थी। बॉय कट हेयर, टाइट जीन्स और टी शर्ट में उसकी हल्की सी तोंद भी झलक रही थी। दीपक ने अनामिका को ऐसे देखा जैसे कोई बच्चा अपना इनाम का मेडल दिखाकर घर वालों के रिएक्शन का इंतजार करता है। अनामिका चाय नाश्ता लेने किचन में चली गई। दीपक उसके पीछे पीछे चला गया, माँ के मन की टोह लेने, कुछ मदद करने के बहाने। अनामिका बड़ी रुखाई से बिना कुछ कहे नमकीन बिस्किट ट्रे में रखती गई और चाय लेकर बाहर आ गई। राधिका बहुत कुछ बातें कर रही थी, जिन्हें अनामिका अनमने मन से सुन रही थी। दीपक को अनामिका के चेहरे से पता चल गया कि उसकी माँ को राधिका जरा भी पसंद नहीं आई। क्या लड़की है, बाप रे! आते ही ऐसे मस्त हो गई जैसे इसका अपना घर हो। ना शर्माना, ना कोई झिझक। बात बात पर दीपक को एक आध धौल जमा रही राधिका उन्हें कहीं से भी लड़कियों जैसी नहीं लगी। चलो ठीक है, आजकल का जमाना है, लड़कियां लड़कों से कम नहीं, पर इस तरह किसी लड़की का बिंदासपन उसे अजीब लगा। वो भी तब जब वो पहली बार होने वाली सास से मिल रही हो। अनामिका पुराने ख्यालों को ज़्यादा नहीं मानती थी, पर जब बात बहू चुनने की आई तो एक छवि उसके मन में थी। किसी खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की को देखते ही अनामिका उसके साथ दीपक की जोड़ी मिलाने लगती, दिल ही दिल में। पर दीपक और ये लड़की, अनामिका की नज़रों में ये बेमेल था। ये सही है कि हर माँ को अपना बच्चा सबसे सुंदर लगता है, लेकिन दीपक तो सच में लायक था। देखने में जितना सजीला, मन का भी उतना ही उजला। अनामिका ने सोचा, आखिर दीपक को सारी दुनिया की लड़कियां छोड़कर एक राधिका ही पसंद आनी थी। उसने लाख चाहा कि दीपक अपना इरादा बदल दे राधिका से शादी करने का। उसके लिए बहुत से रिश्ते आए और कुछ एक सुंदर लड़कियों के अनामिका ने फोटो भी छाट कर रख ली थी उसे दिखाने के लिए। पर आखिर वही हुआ जो दीपक और राधिका ने चाहा। बड़ी ही धूमधाम से राधिका उसके बेटे की दुल्हन बनकर आ गई। अपनी इकलौती बेटी राधिका को बहुत कुछ दिया उसके माँ बाप ने, लेकिन रिश्तेदारों और जान पहचान वालों की दबी दबी बातें भी अनामिका तक पहुँची गई। खूब दहेज मिला होगा, इकलौती बेटी जो है अपने माँ बाप की, लालच में हुई है ये शादी वगैरह वगैरह। बेटे की खुशी में ही अनामिका ने अपनी खुशी ढूंढ ली थी। उसके बेटे का घर बस गया, ये एक माँ के लिए खुशी की बात थी। वो राधिका को घर के काम काज सिखा देंगी, ये अनामिका ने सोचा। पर अनामिका को क्या पता था राधिका बिल्कुल कोरा घड़ा निकलेगी। घर गृहस्थी के मामलों में अव्वल तो दूर की बात, उसे तो कुछ आता ही नहीं था, और अगर कुछ करना भी पड़े तो बेमन से करती थी। अनामिका खुद बहुत सलीकेदार थी, हर काम में कुशल। उसे हर चीज़ में सफाई और तरीका पसंद था। शादी के शुरुआती दिनों में अनामिका ने उसे बहुत प्यार से घर के काम सिखाने की कोशिश की। जिस राधिका ने कभी अपने घर में पानी का ग्लास तक नहीं उठाया था,
उसके साथ अनामिका को ऐसे लगना पड़ा जैसे कोई नर्सरी के बच्चों को हाथ पकड़कर लिखना सिखाता है। एक दिन अनामिका ने उसे चावल पकाने का काम सौंपा और खुद बालकनी में रखे गमलों में खाद डालने में लग गई। थोड़ी देर बाद रसोई से आते धुएं को देखकर वो झटपट किचन की ओर भागी। चावल लगभग आधे जल चुके थे। अनामिका ने लपक कर गैस बंद की। बासमती चावल पतीले में खिले खिले बनते हैं, ये सोचकर उसके घर में चावल कुकर में नहीं पतीले में पकाए जाते थे। वो राधिका को तरीका समझा कर गई थी। उसने राधिका को आवाज़ दी। कोई जवाब ना पाकर वो बेडरूम में आई तो देखा राधिका अपने कानों पर हेडफोन लगाकर मोबाइल में वीडियो देखने में मस्त थी। अनामिका को उस दिन बहुत गुस्सा आया। इतनी बेपरवाही, अगर वो ना होती तो घर में आग भी लग सकती थी। उसने राधिका को उस दिन 2-4 बातें सुना भी दी। सॉरी माँ बोलकर राधिका खिसियाई सी चुपचाप रसोई में जाकर पतीले को साफ करने के लिए सिंक में रखाई। उस दिन के बाद अनामिका ने उसे फिर कुछ पकाने को नहीं कहा कभी। कुछ पता नहीं कब क्या जला बैठे, और वैसे भी दीपक माँ के हाथ का ही खाना पसंद करता था। उसने भी राधिका को टिपिकल वाइफ बनाने की कोई पहल नहीं की। राधिका और दीपक की कॉम्पैटिबिलिटी मिलती थी और दोनों साथ में बहुत खुश थे। यही बहुत था अनामिका के लिए। पर उसको एक कमी हमेशा खलती रही। वो चाहती थी औरों की तरह उसके घर में भी पायल की रुनझुन चूड़ियों की खनक गूंजे, सरसराता साड़ी का आंचल लहराती घर की बहू रसोई संभाले या छत पर अचार पापड़ सुखाए। कुछ तो हो जो लगे कि नई बहू आई है घर में। शादी के 1 हफ्ते बाद ही राधिका ने पायल, बिछुए और कांच की चूड़ियां उतार कर रख दी थी। हाथों में बस गोल्ड ब्रेसलेट और छोटे से ईयरिंग पहन कर टी-शर्ट व पजामे में घूमने लगी थी। अनामिका ने उसे टोका भी, पर उसके ये बोलने पर कि माँ ये सब चुभते हैं, अनामिका चुप हो गई थी। छुट्टी वाले दिन दोनों अपने लैपटॉप पर या तो कोई मूवी देखते या वीडियो गेम खेलते रहते। अनामिका अपने सीरियल देखती रहती और कसमसाती रहती कि कोई होता जो उसके साथ बैठकर ये सास बहू वाले प्रोग्राम देखता। कभी पास पड़ोस में कोई कार्यक्रम होता तो अनामिका अकेले ही जाती। लोग पूछते, अरे बहू को क्यों नहीं लाई साथ, तो वो मुस्कुरा कर कोई बहाना बना देती। अब कैसे बोले कि बहू तो वीडियो गेम खेल रही है अपने कमरे में। कुल मिलाकर उसके सपने मिट्टी में मिल गए थे। घर में बहू कम दूसरा बेटा आया हो जैसे। किसी शादी ब्याह में भी राधिका को खींच कर ले जाना पड़ता था। उसे कोई शौक ही नहीं था सजने संवरने का। शादी की इतनी सारी एक से एक कीमती साड़ियाँ पड़ी थी, पर मजाल है जो राधिका ने कभी पहनने की जहमत उठाई हो। अपने एक रिश्तेदार की शादी में जयपुर जाना पड़ा अनामिका को, तो राधिका और दीपक को खूब सारी हिदायतें देकर गई। खाना थोड़ा बहुत जल्दी उठकर बना के फ्रिज में रख जाना। दीपक को बाहर खाना पचता नहीं, पेट अपसेट हो जाता है। फिर सुनीता को भी 10 दिन के लिए अपने गांव जाना था। ऐसे में घर की जिम्मेदारी उन दोनों पर ही है। अनामिका उनको बार बार ये बता रही थी। उसे पता था दोनों बहुत ही लापरवाह हैं, पर अनामिका का जाना जरूरी था। 1 हफ्ते बाद अनामिका जब वापस घर लौटी तो सुबह की ट्रेन लेट होकर दिन में पहुंची। स्टेशन से ऑटो करके घर पहुंची। एक चाबी उसके पास थी पर्स में। अंदर आकर सामान वहीं नीचे रखकर वो सोफे पर थोड़ा सुस्ताने लगी। उसने सोचा चाय बनाएगी पहले अपने लिए, फिर फ्रेश होगी। सिर दर्द कर रहा था सफ़र की थकावट से। एक सरसरी नज़र घर पर डाली उसने, पर सफाई का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। उसके पैरों के पास कालीन पर दाल भुंजिया बिखरी पड़ी थी। लगता है उसके जाने के बाद झाड़ू तक नहीं लगी थी घर में। वो बुदबुदाती हुई रसोई की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। दीपक के दोस्त का फ़ोन था। हेलो बेटा, अनामिका ने फ़ोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से जो उसे सुनाई दिया, उसे सुनकर वो धम्म से सोफे पर गिर पड़ी। दीपक के दोस्त ने उसे हॉस्पिटल का नाम बताकर जल्द आने को कहा। दीपक की बाइक को किसी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी थी। आनन फानन अनामिका ज्यों की त्यों हालत में हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। गेट पर ही उसे दीपक का दोस्त यश मिल गया था। दोनों कॉलेज के गहरे दोस्त थे। दीपक को आईसीयू में रखा गया था। उसके हाथ पैरों में गहरी चोटें आई थी, पर उसकी हालत खतरे से बाहर थी।
अनामिका ने अपनी रुलाई दबाकर बेटे की तरफ देखा। खून से दीपक के कपड़े सने थे और न जाने कितनी पट्टियां उसके शरीर पर बंधी थी। आंटी अब बाहर बैठ जाइए, अनामिका की हालत देखकर यश ने कहा और सहारा देकर उसने अनामिका को आईसीयू के बाहर बेंच पर बिठा दिया। यश ने उसे बताया कि कैसे एक्सीडेंट की जानकारी पुलिस से पहले उसे ही मिली थी। राधिका अपनी एक सहेली के साथ मूवी देखने गई थी, उसका फ़ोन शायद इसीलिए नहीं मिल पाया। पास के वाटर कूलर से एक गिलास पानी लाकर उसने अनामिका को दिया। अनामिका ने होशो हवास दुरुस्त करने की कोशिश की, तभी उसे राधिका बदहवास भागती आती दिखाई दी। अनामिका के पास पहुंचकर वो उससे लिपटकर रो पड़ी। अनामिका जो बड़ी देर से अपने आंसू रोके बैठी थी, अब अपनी रुलाई नहीं रोक पाई। कुछ संयत होकर राधिका ने दीपक को आईसीयू में देखा, बेड पर बेहोश, ग्लूकोज और खून की पाइप से घिरा हुआ। राधिका ने डॉक्टर से दीपक की हालत के बारे में पूछा और डॉक्टर की पर्ची लेकर दवाइयां लेने चली गई। रात को अनामिका के लाख मना करने के बावजूद राधिका ने उसे यश के साथ घर भेज दिया। सुबह जल्दी उठकर अनामिका कुछ जरूरी चीजें एक बैग में और एक थर्मस में कॉफ़ी भरकर हॉस्पिटल पहुंची। राधिका की आंखें बता रही थी कि सारी रात वो सोई नहीं, सो तो अनामिका भी नहीं पाई थी पूरी रात। राधिका ने बेंच पर बैठ एक लंबी अंगड़ाई ली और थर्मस से कॉफ़ी लेकर पीने लगी। अनामिका दीपक के पास गई, वो अभी होश में था और डॉक्टर ने बातें करने से मना किया था। अनामिका को देखकर दीपक ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। अनामिका ने उसका हाथ कोमलता से अपने हाथों में लिया और जवाब में मुस्कुरा दी। करीब एक हफ्ते बाद दीपक डिस्चार्ज होकर घर आ गया। उसके पैर में अभी भी प्लास्टर लगा था, हड्डी की चोट थी। डॉक्टर ने फुल रेस्ट करने के लिए बोला था। 1 महीने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। राधिका और अनामिका दिन रात उसकी तीमारदारी में जुट गए। 1 महीने के बाद जब दीपक के पैर का प्लास्टर उतरा तो उसने हल्की चहलकदमी शुरू कर दी, मगर समय शायद ठीक नहीं चल रहा था। बाथरूम में फिसलने की वजह से उसे फिर से एक और प्लास्टर लगवाना पड़ा। प्राइवेट जॉब में कितने दिन छुट्टी मिलती, तंग आकर दीपक ने रिजाइन दे दिया। राधिका और अनामिका उसे इस हालत में अब बिस्तर से उठने तक नहीं देती थी। कहने को तो घर में कोई कमी नहीं थी, पर दीपक की नौकरी न रहने से अनामिका को तमाम बातों की चिंता सताने लगी। दीपक ने शादी के वक्त नया घर बुक कराया था, जिसकी हर महीने किस्त जाती थी। उसके अलावा घर के खर्चे, दीपक की गाड़ी की किस्तें, खुद अनामिका की दवाइयों का खर्च। हालांकि उसे अपने पति की पेंशन मिलती थी, पर उसके भरोसे सब कुछ नहीं चल सकता था। राधिका ने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था। वो एक लैंग्वेज टीचर थी और पास के इंस्टीट्यूट में जॉब करती थी। एक दिन उसे घर लौटने में बहुत देर हो गई तो अनामिका की त्योरियां चढ़ गई। दीपक की इस हालत में इतनी देर राधिका का यूं बाहर रहने अनामिका को अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि दीपक भी इस बात पर नाराज होगा, लेकिन उन दोनों को आराम से बातें करते देख उसे लगा ही नहीं कि दीपक को कुछ फर्क पड़ा। बीबी का गुलाम है, बहुत छूट दे रखी है राधिका को इसने, एक बार पूछा तक नहीं। ये सब सोचकर अनामिका कुढ़ गई थी। किचन में दीपक के लिए थाली लगाती अनामिका के कंधे पर हाथ रखते हुए राधिका बोली, माँ आप बैठो दीपक के पास, आप दोनों की थाली मैं लगा देती हूँ, रहने दो, तुम दोनों खाओ साथ में। वैसे भी दिन भर दीपक अकेला बोर हो जाता है तुम्हारे बिना। अनामिका कुछ रुखाई से बोली, सॉरी माँ, अब से मुझे आते देर हो जाया करेगी। मैंने एक और जगह ज्वाइन कर लिया है तो कुछ घंटे वहाँ भी लग जाएंगे। राधिका ने उसके हाथ से प्लेट लेते हुए बताया, पहले तुमने दीपक को बताया क्या? माँ, मैंने दीपक से पहले ही पूछ लिया था, और वैसे भी कुछ ही घंटों की बात है तो मैं मैनेज कर लूँगी। ठीक है, अगर तुम दोनों को सही लगता है तो, लेकिन देख लो थक तो नहीं जाओगी, तुम्हें आदत नहीं इतनी मेहनत करने की। अनामिका ने अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभाई। आप चिंता मत करो माँ, बस कुछ दिनों की तो बात है। अनामिका ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की घर के फालतू खर्चे कम करने की। वो अब थोड़ी कंजूसी से भी चलने लगी थी। सब्जी और फल लेते समय भरसक मोल भाव करती थी। उसे लगा राधिका अपने खर्चों पर लगाम नहीं लगाएगी।
पर जब से दीपक का एक्सीडेंट हुआ था, राधिका की आदतों में फ़र्क साफ नज़र आता था। जो लड़की फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी देखती थी, तकरीबन रोज ही शॉपिंग आए दिन दीपक के साथ डिनर करना उसके शौक थे, वो अब बड़े हिसाब किताब से चलने लगी थी। और तो और घर के कामों को भी वो अनामिका के तरीके से ही करने की कोशिश करती थी। अनामिका उसमें आए इस बदलाव से हैरान थी। एक तरह से राधिका ने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। दीपक भी थोड़ा बेफिक्र हो गया था, उसे राधिका पर पूरा भरोसा था। पर अनामिका को एक तरह से ये बात चुभती थी कि बहू होकर वो बेटे की तरह घर चला रही है। आखिर बहू तो बहू होती है, अनामिका सोचती थी। एक दिन सुबह पार्क जाने से पहले अनामिका दीपक के कमरे में आई। उसकी बीपी की दवाई खत्म हो गई थी। दीपक, मुझे कुछ पैसे दे दे, दवाई लेनी है। पार्क के रास्ते में केमिस्ट से ले लूँगी, लेकिन माँ मेरे पास कैश नहीं है, तुम राधिका से ले लो। दीपक टीवी पर नजरें गड़ाए हुए बोला, रहने दे, बाद में ले लूँगी जब एटीएम से पैसे निकालूंगी। अनामिका ने जवाब दिया। राधिका के सामने वो हाथ नहीं फैलाना चाहती थी। बाहर आकर उसने पार्क ले जाने वाला बैग उठाया तो उसके नीचे नोट रखे थे। अनामिका समझ गई कि राधिका ने चुपचाप से पैसे रखे होंगे ताकि अनामिका को उससे मांगना ना पड़े। जब वो दीपक से बात कर रही थी तो राधिका बाथरूम में थी। शायद उसने उन दोनों की बातचीत सुन ली थी। अनामिका को फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता था। अक्सर उसे पीठ और कमर दर्द की तकलीफ रहती थी। उसने सोचा ये खर्च कम करना चाहिए तो जाना बंद कर दिया, लेकिन तबीयत खराब रहने लगी। दीपक को पता चला तो बहुत नाराज हो गया। राधिका पास में बैठी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। बेकार में पैसे खर्च होते हैं, अनामिका ने सफाई दी। पार्क में सब कसरत करते हैं, मैं भी वही किया करूँगी। माँ, अब से आपको क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट यहीं घर पर आकर आपको ट्रीटमेंट देगा, राधिका ने अनामिका से कहा। नहीं नहीं, इसमें तो बहुत ज़्यादा फीस लगेगी, रहने दो ये सब। अनामिका को बात जची नहीं। माँ, आपकी तबीयत ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है और आपके साथ साथ डॉक्टर दीपक को भी देख लेगा, राधिका ने तर्क दिया। ठीक तो है माँ, तुम घर पर ही आराम से ट्रीटमेंट करवाओ, क्लिनिक के चक्कर लगाने की ज़रूरत क्या है, दीपक ने उसे आश्वस्त किया। दीपक की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। राधिका ने अपनी मेहनत से घर में कोई कमी नहीं आने दी। सब कुछ उसने संभाल लिया था। घर और गाड़ी की किस्तें, महीने का घर खर्च, डॉक्टर की फीस, सब उसके पैसों से चल रहा था। राधिका के माँ बाप 2 दिन पहले ही अमेरिका में रह रहे अपने बेटे के पास से लौटे थे और आते ही वे दीपक को देखने आ गए थे। राधिका उस वक्त ऑफिस में थी। आइए चाय पी लीजिए, अनामिका दीपक के पास बैठी राधिका की माँ से बोली। दीपक अपने ससुर जी से बातें कर रहा था। ट्रे में 2 कप चाय उसने दीपक और राधिका के पापा के लिए वहीं एक टेबल पर रख दी। अरे आपने ये सब तकलीफ क्यों की, हम तो बेटी के घर कुछ खाते पीते नहीं, राधिका की माँ कुछ सकुचा कर बोली। छोड़िए ना बहन जी पुराने रिवाज, आज की बहुएं क्या बेटों से कम हैं, अकस्मात अनामिका के मुंह से निकल पड़ा। दोनों चाय पीने लगी। राधिका और दीपक की शादी के बाद से आपसे ठीक से मिलना नहीं हो पाया। आप तो जानती हैं, शादी के तुरंत बाद हमें बेटे के पास जाना पड़ा, इसीलिए कभी आपसे एकांत में बातें करने का मौका ही नहीं मिला। राधिका की माँ कुछ गमगीन होकर बोली। हाँ जी, मुझे पता है आपका जाना जरूरी था, ये तो समय का खेल है, जान बच गई दीपक की, ये गनीमत है। राधिका को अब तक आप जान गई होंगी, अपने पापा की लाडली रही है शुरू से। मैंने भी ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं उसको, माँ हूँ उसकी कितनी लापरवाह है ये मैं जानती हूँ। आपको बहुत कुछ समझाना पड़ता होगा उसे, एक बेटी से बहू बनने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। उसकी नादानियों का बुरा मत मानिएगा, बस यही कहना चाहती थी आपसे। जिस दिन से दीपक की शादी राधिका से हुई थी, अनामिका को हमेशा राधिका में कोई न कोई गलती नजर आती थी। उसने सोचा था कभी मौका मिलेगा तो राधिका की माँ से खूब शिकायतें करेगी कि बेटी को कुछ सिखाया नहीं, लेकिन आज न जाने क्यों अनामिका के पास कुछ नहीं था। राधिका की शिकायत करने को उल्टा उसे बुरा लगा
ऐसा लगा राधिका उसकी अपनी बेटी है और कोई दूसरा उसकी बुराई कर रहा है। आपसे किसने कहा कि मुझे राधिका से कोई परेशानी है? हर लड़की बेटी ही जन्म लेती है, बहू तो उसे बनना पड़ता है। लेकिन ये मत समझिए कि राधिका एक कुशल बहू नहीं है। आप कभी ये मत सोचिए कि हम खुश नहीं हैं। राधिका मेरी बेटी है, अनामिका कुछ रूंधे गले से बोली। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये सब बोल रही थी, पर ये शब्द दिल की गहराई से निकले थे, बिना किसी बनावट के। एक बेटी की माँ के चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी दोनों माँओं के चेहरे पर थी। रात में खाना खाने के बाद अनामिका बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठी दूर से जगमग करती शहर की रोशनी देख रही थी। साथ में कॉफ़ी का मग लिए राधिका उसके पास आकर धीरे से एक स्टूल लेकर बैठ गई। माँ, ये आपका टिकट है इलाहाबाद का। राधिका ने ट्रेन का टिकट उसकी तरफ बढ़ा दिया। अरे लेकिन मैंने तो बोला ही नहीं जाने के लिए। हर शादी में जाना जरूरी नहीं है मेरा, अनामिका बोली। अरे वाह, क्यों नहीं जाएंगी आप? मामा जी को बुरा लगेगा अगर हमारे घर से कोई भी इस शादी में नहीं गया। सॉरी माँ, मैंने आपसे बिना पूछे टिकट ले लिया है। दीपक और मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। वो तो ठीक है, पर अभी दीपक को मेरी ज़रूरत है। तुम तो ऑफिस चली जाओगी, वापस आकर घर का काम कितना थक जाओगी। मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जा पाऊंगी, मन ही नहीं लगेगा मेरा वहाँ, अनामिका ने इसरार किया। दीपक की तबीयत अब काफ़ी ठीक है। अब तो वे जॉब के लिए 1-2 इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं। आप बेफिक्र होकर जाइए माँ, अनामिका ने राधिका के चेहरे की तरफ देखा। वो बहुत सादगी से बोल रही थी, ना कोई बनावट ना कोई झूठ। मेरी सगी बेटी भी होती तो इससे बढ़कर और क्या करती इस घर के लिए। राधिका ने बहू का ही नहीं, बेटे का भी फर्ज निभाकर दिखा दिया था। बस वो खुद ही अपनी सोच का दायरा बढ़ा नहीं पाई, हमेशा उसे अपने हिसाब से ढालना चाहती रही। राधिका की सच्चाई, उसके अपनेपन और इस घर के लिए उसके समर्पण को अब जाकर देख पाई अनामिका। क्या हुआ अगर उसके तरीके थोड़े अलग थे, लेकिन वो गलत तो नहीं। आज अनामिका ने अपना नज़रिया बदला तो आंखों में जमी गलतफहमी की धूल भी साफ हो गई। अनामिका ने राधिका का हाथ अपने हाथों में ले लिया और सहज घुले स्वर में बोली, थैंक यू बेटा हमारे घर में आने के लिए। कुछ आश्चर्य और खुशी से राधिका ने उसे देखा और बड़े प्यार से उसके गले लग गई। अनामिका जी को आज कहीं न कहीं बहुत अच्छा लग रहा था कि उन्होंने हमेशा अपना मुंह बंद ही रखा और अपनी बहू को कुछ भी नहीं कहा। अगर देखा जाए तो आज तक दोनों सास बहू में कभी कोई बहस भी नहीं हुई थी। ऐसा नहीं है कि राधिका ने कभी कोई गलती नहीं की, उसने भी छोटी मोटी गलतियां की बहुत सी, लेकिन अनामिका जी ने उन्हें अपने अंदर ही रखा। अनामिका जी राधिका की हरकतें देखकर मन ही मन तो बहुत झुंझला जाया करती थी, पर उसको सामने से कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि उनका बेटा दीपक राधिका से बहुत प्यार करता था। वो हमेशा राधिका का सपोर्ट करता था। कभी कभी बच्चे माँ बाप के होते हुए नादानियाँ तो करते हैं, लेकिन समय आने पर वो अपना फ़र्ज बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, जैसा कि दीपक के एक्सीडेंट के बाद से राधिका अब तक करती आ रही है। उसने अपनी सारी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभाई और अपने घर का पूरा ध्यान रखा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। राधिका ने अपने घर खर्च को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क किया, लेकिन इस चीज़ के लिए उसने कभी अनामिका जी से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि राधिका यहाँ पर हमेशा से एक बेटी की तरह रह रही थी, बहू की तरह नहीं। इसीलिए वो इसे अपना घर ही मानती थी और उसे अपने घर की जिम्मेदारी उठाने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो बहुत ही जिम्मेदारी से सारे काम कर रही थी और उसके चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं थी कि वो पूरा समय काम में लगी रहती है, उसे आराम करने का समय नहीं मिलता। आज अनामिका जी को अपने आप पर और अपने बेटे की पसंद पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। कहते हैं इंसान की असली परख तभी होती है जब हमारा बुरा समय आता है, और आज राधिका ने अपने आप को साबित कर दिया था। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? राधिका की आवाज़ अचानक अनामिका जी के कानों में पड़ी। हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है। अनामिका जी ने राधिका के सर पर प्यार से हाथ फेरा और उसका माथा चूम लिया। चलिए माँ, अब आप आराम कर लीजिए, क्योंकि कल सुबह आपको मामा जी के यहाँ भी निकलना है।
दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। अगले दिन अनामिका जी अपने भाई के यहाँ निकल गईं और इधर दीपक ने भी कई इंटरव्यू दिए और उसका एक बहुत ही अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो गया। राधिका जब रात में ऑफिस से घर आई तो दीपक ने उसे बताया कि उसका सिलेक्शन हो गया है। इस बात को सुनकर राधिका बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसने दीपक को गले से लगा लिया था। आज दीपक की आंखों में आंसू थे क्योंकि राधिका ने जिस तरह घर संभाला था, शायद वो भी इस तरह से घर को नहीं संभाल पाता। राधिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, बोलो ना दीपक, क्या हुआ? राधिका, अब तुम पहले की तरह अपनी सिर्फ 6 घंटे वाली ड्यूटी करो, एक्स्ट्रा वर्क करना छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक हो गया है और वो तुम्हारा ध्यान रखने के लिए अब पूरी तरह से स्वस्थ है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तो थक गई हूँ, मुझे भी तो अब थोड़ी बहुत पैम्परिंग चाहिए होगी ना। जितनी सेवा तुमने मुझसे करवाई है ना, उन सब का मैं तुमसे गिन गिन कर बदला लूँगी। और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद अनामिका जी अपने भाई के घर से वापस आ जाती हैं। वो अपने घर वापस आकर बहुत ही खुश थी, लेकिन जैसे ही घर पर पहुंची तो घर में ताला लगा हुआ था। ये देखकर थोड़ा सा उदास भी हो गई थी। उन्होंने तुरंत राधिका को फ़ोन किया, बेटा घर पर दीपक नहीं है, कहीं गया है क्या? राधिका ने अनामिका जी को कुछ नहीं बताया क्योंकि दीपक अपनी माँ को सरप्राइज़ देना चाहता था। उसने कहा, मम्मी जी, दीपक अपने एक दोस्त से मिलने गए हैं क्योंकि घर पर आप भी नहीं थी, इसीलिए वो बोर हो रहे थे। ठीक है बेटा, तुम भी आज जल्दी से घर आ जाना, मुझे बहुत सारी बातें करनी हैं तुम लोगों से। ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। शाम को राधिका और दीपक दोनों एक साथ घर में प्रवेश करते हैं। अनामिका दोनों को गले से लगा लेती है। अनामिका ने उसके स्वास्थ्य के बारे में दीपक से पूछा। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। दीपक अपने कमरे के अंदर गया और वहाँ से एक लेटर लेकर आया। उसने वो लेटर अपनी माँ के हाथों पर रख दिया और अपनी माँ से उसको पढ़ने के लिए कहा। अनामिका जी ने जब उस लेटर को पढ़ा तो वो बहुत ही खुश हो गई थी क्योंकि वो लेटर दीपक का अपॉइंटमेंट लेटर था। बधाई हो बेटा, बहुत बहुत बधाई हो, तुम पूरी तरह से ठीक हो गए और तुम्हें अच्छी नौकरी भी मिल गई। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी इस बात को मत भूलना कि आज तुम जो कुछ भी हो वो सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से हो, क्योंकि तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद मैं तो पूरी तरह से टूट गई थी। लेकिन जिस तरीके से राधिका ने ये घर और तुम्हें संभाला, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राधिका इतना सब कुछ कर सकती है। अक्सर यही होता है कि बहुएं चाहे जितना भी कर ले, लेकिन अपनी सास की आंखों में खटकती रहती हैं। वो कभी भी अपने बेटे की सफलता का श्रेय उसकी पत्नी को नहीं दे सकती। लेकिन मैं ये आज कहती हूँ कि तुम जो अपने पैरों पर खड़े हो वो सिर्फ और सिर्फ राधिका की वजह से हो। ऐसा नहीं है कि मैंने राधिका का साथ नहीं दिया, मुझसे भी जो बन पड़ा मैंने वो किया, लेकिन राधिका ने जो भी किया, इस सब की मुझे उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। समय इंसान को सब कुछ सिखा देता है, ये मैंने जान लिया है। अनामिका जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर राधिका बहुत ही खुश हो रही थी। माँ, मैं जानता हूँ राधिका बहुत ही अच्छी है, इसीलिए तो मैंने उसे पसंद किया था। आप ही थी कि उससे मुंह फुलाकर घूमती रहती थी। दीपक की बात सुनकर तीनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।